हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना चल रहा था फ्रूट डिजीज, यानी कि हम पढ़ रहे थे फलों के रोग। फलों के रोग जो अपना चैप्टर था उसमें हमें 3 डिजीज पढ़नी थी, यानी फ्रूट्स के 3 रोग पढ़ने थे, जिसमें पहला था नींबू वर्गीय पौधों का सिट्रस कैंकर रोग या नींबू का कैंकर रोग। दूसरा जो रोग था अपना वो था विल्ड डिजीज ऑफ गुआवा, और थर्ड जो अपना रोग है वो है बेर का छाछा रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। तो जिसमें सबसे पहली जो डिजीज थी अपनी सिट्रस कैंकर ऑफ लेमन या नींबू का कैंकर रोग, जो नींबू वर्गीय पौधों में देखने को मिलता है, उसको हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम बाकी की जो बची हुई डिजीज है उनको यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो आज की अपनी डिजीज है अमरूद का म्लानी रोग या विल्ड डिजीज ऑफ गुआवा। ये जो रोग है, सबसे पहले इस रोग को जहाँ देखा गया 1938 में इलाहाबाद में देखा गया, यानी कि जो अमरूद के पौधों में जो ये डिजीज होती है विल्ड डिजीज, इसको सबसे पहले कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया? इलाहाबाद में, और 1938 में सबसे पहले देखा गया। अब जो विल्ड डिजीज होती है यानी कि अमरूद का जो म्लानी रोग है, इस रोग के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, हमें कैसे पता चले कि अमरूद में म्लानी रोग हुआ है? तो इसके जो लक्षण है वो मोस्टली पत्तियों पर दिखाई देंगे। और कब दिखाई देंगे? वर्षा ऋतु में, यानी कि जब बारिश की ऋतु होती है तो वर्षा की ऋतु में इस रोग के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और इस रोग में क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो भूरी होकर के मुरझा जाती है, यानी कि पौधा जो होगा उसकी जो लीव्स होगी वो भूरी हो जाएगी और मुरझा जाएगी। और पत्तियों के मुरझाने के बाद जो पौधे की शाखाएं हैं वो शाखाएं भी सूखने लगती है। पत्तियां मुरझा जाएगी, शाखाएं सूख जाएंगी, और जो कैम्बियम क्षेत्र है, कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देता है, यानी कि कैम्बियम क्षेत्र भूरे रंग का दिखाई देने लग जाएगा। कैम्बियम क्षेत्र यानी कि जो छल्ले होते हैं, छाल को उतारने के बाद में अंदर जो छल्ले रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो वाला भाग जो है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी भूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो संवहन उत्तक है उनमें कवक जाल भर जाता है। इस रोग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो संवहन उत्तक यानी वैस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ में कवक जाल यानी माइसीलियम जो है, कवक बहुत सारे कवक एक साथ मिलकर के उसमें भर जाते हैं, कवक जाल भर जाता है। और जब जाइलम या वैस्कुलर बंडल्स यानी कि संवहन उत्तकों में, यानी कि जाइलम में जब संवहन उत्तक जो है उनमें जब कवक जाल भर जाएगा तो अपन जानते हैं कि जाइलम ही क्या करता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को, खनिज लवणों को पत्तियों तक, सभी भागों तक पहुंचाता है। और ये जब जाइलम में भर गए तो जाइलम क्या हो जाएगा? जाइलम अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। और जाइलम का मार्ग जब बंद हो जाता है, जाइलम अवरुद्ध हो जाता है, तो उसके कारण जो पौधा है वो सूख जाता है, यानी कि उस पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में ये दिखता है। कैरेक्टर मेनली कहाँ दिखते हैं? पत्तियों पर। सबसे पहले पत्तियाँ भूरी हो जाती है, मुरझा जाती है, शाखाएं सूखने लग जाती है, कैम्बियम जो है भूरे रंग की हो जाएगी, और जाइलम में कवक जाल भर जाएगा, जिसकी वजह से जाइलम अवरुद्ध हो जाएगा और पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो पत्तियाँ कैसी हो गई है? भूरी हो गई, हरिमाइनता हो गई उसमें, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की वजह से पौधा पूरा का पूरा ही सूख जाएगा। और 1 साल के लगभग, यानी 1 साल के अंदर अंदर अमरूद के पौधे की मृत्यु हो जाती है, पूरा नष्ट हो जाता है। अब जो ये रोग होता है अमरूद में, तो ये कौन से रोगजनक यानी कि इसका पैथोजन जो है, रोगजनक जो है वो कौन होता है? तो ये एक कवक जनित बीमारी है, यानी कि फंजाई या कवक के द्वारा होने वाला रोग है। और कौन सा कवक है इसका रोगजनक? इसका रोगजनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई। इस प्रजाति का जो कवक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई, ये जो कवक है, ये कवक अमरूद के म्लानी रोग का रोगजनक यानी इस रोग को उत्पन्न करता है। ये जो कवक है, इसका जो कवक जाल होता है, जो माइसीलियम होता है, वो पट्टीय होता है और अंतर व अंतः कोशिकीय होता है। पट्टीय होने का मतलब ये है कि जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, ये अनेक कवक जो है एक साथ मिलकर के, यानी अनेक जो कवक तंतु होंगे वो एक साथ संयुक्त हो जाते हैं और मिलकर के कवक जाल बनाते हैं, और उस कवक जाल को हम कहते हैं माइसीलियम। अब इस कवक जाल में जब ये जुड़े हुए रहते हैं तो ये कवक जाल जो है, या तो जैसे मान लो ये कवक जाल है या कवक तंतु है,
तो या तो इनमें इस तरह की धारियाँ जैसी संरचनाएं या पट पाए जाते हैं तो ये तो पटीय कहलाएगा। और यदि इसकी शारीरिक संरचना में इस तरह की जो स्ट्रक्चर है यदि नहीं मिले, यानी ये जो धारियों जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिल रही है, यदि ये मिलती है तो ये पटीय होगा, और यदि ये नहीं पाई जाती है तो ये कैसा होगा, अपटीय या पटहीन कवक होगा। तो ये अपना पटीय है, मतलब इस प्रकार का ये कवक जाल होगा। साथ ही ये कैसा होता है, अंत या अंतर कोशिकीय होता है। अंत या अंतर कोशिकीय का मतलब है कि यानी जो सेल्स होंगी पादप की, उन कोशिकाओं के या तो हो सकता है कि इन कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान है, इस खाली जगह में ये जो कवक जाल है यहाँ पर पाया जाएगा, तब तो वो क्या होगा, अंतर कोशिकीय। या फिर कोशिकाओं के अंदर भी ये पाया जा सकता है। तो जब कोशिकाओं के अंदर होगा तब तो कैसा होगा, अंतर कोशिकीय। और जब कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान में अंतर कोशिकीय अवकाश में पाया जाएगा तब ये कहलाएगा अंतर कोशिकीय कवक जाल। तो ये है कि पौधे में जो ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई जो कवक है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। अब ये पौधे को जो संक्रमित कर देगा तो ये लक्षण प्रकट होंगे, लेकिन अगर हमें इस रोग से पौधों को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि रोग का प्रबंधन करना पड़ेगा। और डिजीज मैनेजमेंट हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, सस्य प्रबंधन कर सकते हैं, जैविक प्रबंधन कर सकते हैं और रासायनिक प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहला यदि हम सस्य प्रबंधन करते हैं तो सस्य प्रबंधन में हम रोगी पौधों को जड़ से उखाड़कर जला देंगे। यानी हमें क्या कर देना चाहिए सस्य प्रबंधन के दौरान, इस रोग से बचने के लिए, या ये रोग हो गया है तो इस रोग के कंट्रोल के लिए रोगी पौधों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए और उन्हें जला देना चाहिए। या फिर पादप के जो भी अवशेष खेत में पाए जाते हैं उन पादप अवशेषों को, रोगग्रस्त जो अवशेष है उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो रोग मुक्त नर्सरी होती है वहीं से हमें अमरूद के पादप खरीदने चाहिए। यानी कि पौधे लगाने के लिए हमें रोग मुक्त नर्सरी से ही पादप लेने चाहिए। ये हो गया सस्य प्रबंधन, यानी रोगी पौधों को या तो जड़ से उखाड़ दे और जला दे, पादप के जो रोगग्रस्त अवशेष है उनको नष्ट कर दे, और रोग मुक्त नर्सरी से ही हम नए पादप ले। सेकंड है जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन किसी भी डिजीज का किया जाता है तो या तो हम किसी जैविक कारक के द्वारा उस रोग को नष्ट करते हैं, या फिर उस रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का विकास करते हैं। तो यहाँ पर जैविक प्रबंधन के रूप में हम क्या करते हैं, रोगरोधी किस्मों को उगाएंगे, यानी ऐसी किस्में उगाएंगे जिनमें कि ये रोग होता ही नहीं है। तो कौन कौन सी किस्में हैं अमरूद की, जैसे ढोलका सिंध है, बनारसी है, नासिक सुप्रीम, लखनऊ 40 और वाइट गुआवा 6296, साथ ही क्लगोन 3212। तो ये सारी जो किस्में हैं रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, इनमें ये रोग नहीं होता, इनको भी उगाया जा सकता है। रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन में क्या कर सकते हैं, चूना या जो जिप्सम है उसके द्वारा मृदा का उपचार किया जा सकता है, यानी कि मिट्टी को चूने या जिप्सम के द्वारा उपचारित किया जा सकता है। या फिर जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में थायरम का घोल डाला जा सकता है, यानी कि जो अमरूद के पौधे होंगे उन पौधों के जड़ों के आसपास चारों तरफ एक गड्ढा बनाएंगे और उस गड्ढे में क्या करेंगे, थायरम का घोल डाल देंगे। गड्ढों में थायरम का घोल डाल करके भी क्या कर सकते हैं, म्लानी रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मृदा को कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं। मृदा को यदि कार्बेंडाजिम से उपचारित कर दिया जाए तो भी इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा एक बाविस्टिन नामक एंटीबायोटिक है। बाविस्टिन जो एंटीबायोटिक है इसका छिड़काव करके भी इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था अपना अमरूद का म्लानी रोग या विल्ड डिजीज ऑफ गुआवा, जो एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कवक का नाम था फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई। इसके जो लक्षण है वो किस प्रकार के दिखते हैं और इसका प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने इस क्लास में देखा। अब हमारा एक और रोग है इसमें जिसका नाम है बेर का छाछिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। बेर का जो छाछिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ जो बेर है, जो लास्ट डिजीज है अपनी, इस रोग को सबसे पहले देखा गया था कानपुर में। बेर का जो छाछिया रोग है, बेर का
छाछा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। इस रोग को सबसे पहले 1946 में, यानी कि 1946 में, 1946 में एक मेहता नाम के वैज्ञानिक थे। तो मेहता नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले कानपुर में इसको देखा गया। कानपुर में इस रोग को सबसे पहले देखा गया। इस रोग के जो करैक्टर है, यानी कि लक्षण कैसे दिखते हैं इस रोग के, इस रोग के जो लक्षण है मेनली पत्तियों पर और फलों पर दिखाई देते हैं। जो पत्तियां होती है उन पत्तियों पर व फलों पर एक पाउडरी चूर्ण दिखाई देता है, यानी कि चूर्ण रूपी संरचना दिखाई देती है सफेद रंग की। सफेद जो है, सफेद चूर्ण दिखाई देता है धब्बों के रूप में। सबसे पहले करैक्टर कहाँ दिखते हैं? पत्तियों पर और फलों में दिखते हैं। और वहां पर क्या दिखता है? सफेद चूर्ण दिखाई देता है धब्बों के रूप में पत्तियों और फलों पर। साथ ही साथ जो फल है वो भूरे रंग के हो जाते हैं। फ्रूट जो होंगे बेर के वो कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग के हो जाते हैं। और ये तो थे कैरेक्टर। और जो फल का जो उत्पादन है वो भी सही नहीं हो पाता, यानी उपज में कमी आ जाती है। तो ये तो इसके कैरेक्टर है मेनली कि पत्तियों और फलों पर जो है सफ़ेद चूर्ण के समान संरचना दिखाई दे, धब्बे बन जाए। तो वो कौन सा रोग होगा? उसकी पहचान किससे करेंगे हम? बेर के छाछा रोग के रूप में। और इसमें क्या होता है? फलों पर जब ये धब्बे बन जाते हैं, थोड़े समय बाद में जो फल है जिन पर ये धब्बे बन गए वो फल भूरे रंग के हो जाते हैं और समय से पहले ही गिर जाते हैं। जो बेर के फल होंगे वो समय से पहले, पकने से पहले ही गिर जाते हैं। इससे क्या होता है? उत्पादन में कमी आ जाती है, यानी उपज हमें कम प्राप्त होती है। अब ये जो रोग है ये कब देखा जाता है? जनरली ये जो रोग है, यानी इस रोग का जो संक्रमण होता है वो नवंबर से अप्रैल के मध्य होता है। यानी नवंबर से अप्रैल माह के मध्य जो है ये रोग ज़्यादा संक्रमण करता है। बेर का छाछा रोग कब होता है? नवंबर से अप्रैल के मध्य होता है। इसका रोगजनक कौन होगा? बेर के छाछा रोग का जो रोगजनक है वो होता है ओइडियम एरिसाइफोइडस। ओइडियम एरिसाइफोइडस, ये जो है इसका रोगजनक है। इसके द्वारा ये रोग होगा। अब इसका प्रबंधन हम कैसे करें? इस रोग का जो प्रबंधन है, रोग का प्रबंधन वही हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला अगर हम क्या करेंगे? सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन में हम क्या करेंगे? रोगग्रस्त जो पादप भाग है, यानी कि बेर के वृक्ष की जो भी शाखाएं, ब्रांचेज, डालियां जो रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त जो पादप भाग है उनको क्या कर देना चाहिए? काट करके हटा देना चाहिए और जला देना चाहिए। तो सस्य प्रबंधन हो जाएगा। रोगग्रस्त भागों को काट देना और काट करके जला देना। रोगग्रस्त भागों को काट कर जला देना। ये तो हम क्या कर सकते हैं? बेर सस्य प्रबंधन के रूप में कर सकते हैं। अब अगर जैविक प्रबंधन हमें करना है तो जैविक प्रबंधन के रूप में क्या कर सकते हैं? बेर के छाछा रोग के लिए जैविक प्रबंधन के रूप में रोग प्रतिरोधी किस्में उगाई जानी चाहिए। रोग प्रतिरोधी जो बेर की किस्में हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। या फिर जो पौधे लिए जाए वो कहाँ से लेने चाहिए? रोग मुक्त नर्सरी से। तो रोग प्रतिरोधी किस्में जैविक प्रबंधन के रूप में रोग प्रतिरोधी किस्मों का हम उपयोग कर सकते हैं। और रासायनिक प्रबंधन के रूप में हम क्या करते हैं? रसायनों का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके उनके छिड़काव, बुरकाव या उनके उपचार के द्वारा हम रोग को नियंत्रित करते हैं। तो बेर के छाछा रोग में कौन से रसायनों को हम प्रयोग करते हैं? इसमें या तो हम सल्फर की धूली का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर की धूली का हम छिड़काव करके भी क्या कर सकते हैं? इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं डाइनोकेप का छिड़काव। डाइनोकेप के छिड़काव के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये डाइनोकेप का जो छिड़काव है वो कब किया जाना चाहिए? ये रोग जो है नवंबर से अप्रैल माह के मध्य होता है। तो डाइनोकेप का जो छिड़काव है वो
इस रोग के होने से पहले ही सितंबर माह में ही कर देना चाहिए। तो ये था अपना बेर का छाछा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर, जो सबसे पहले 1946 में मेहता नामक वैज्ञानिक के द्वारा कानपुर में देखा गया। इस रोग में क्या होता है, पत्तियों पर, फलों पर हमें सफ़ेद चूर्ण के समान धब्बे दिखाई देते हैं। फल जो है मोस्टली फल इफेक्टेड होते हैं, फल जो है कम बनते हैं, छोटे बनते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, समय से पहले ही, पकने से पहले ही गिर जाते हैं, तो उत्पादन में कमी आती है। रोग कब देखने को मिलता है, नवंबर से अप्रैल के मध्य। रोग जनक कौन है इसका, ओइडियम एरिसाइफोइडस। ओइडियम एरिसाइफोइडस इसका क्या है, रोग जनक है। इस रोग के प्रबंधन के लिए सस्य प्रबंधन के रूप में हम रोगग्रस्त पादप भागों को काट सकते हैं और जला सकते हैं, और जैविक प्रबंधन के रूप में हमें इसकी रोग प्रतिरोधी किस्म यानी बेर की रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन के रूप में सल्फर की धूली का छिड़काव किया जा सकता है या फिर डाइनोकेप का छिड़काव सितंबर में किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने 2 डिजीज पढ़ी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।